ठीक ठीक है। तो जो टॉपिक हमें करना है बच्चे, वो करना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी सिद्धांत। ठीक है। अब जो नारीवादी सिद्धांत है बच्चे, या नारीवादी विचारधारा का जो प्रभाव शुरू हुआ था या प्रभाव दिखना जो शुरू हुआ था बच्चे, वो 1980s के दशक में शुरू हुआ था बच्चे। उससे पहले नारीवादी विचारधारा के ऊपर बातचीत नहीं होता। जो नारीवादी विचारधारा है बच्चे, वो नारियों की स्वतंत्रता, नारियों के अधिकारों के लिए क्या करता है, बोलता है। नारीवादी जो विचारधारा है वो नारी मुक्ति के बारे में बातचीत करता है। जो नारीवादी विचारधारा है वो पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उसकी एक प्रकार से क्या करता है, आलोचना करता है बच्चे। तो जो नारीवादी विचारधारा है बच्चे, ये एक तरह से प्रयोग में आना शुरू हुआ लगभग 1980s में। 1980 के आसपास नारीवादी विचारधारा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था। उससे पहले नारीवादी विचारधारा जैसी चीज़ें नहीं थी। और 80 से पहले अगर तुम देखोगे बच्चे, तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। वैसे तो आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, अधिकार प्राप्त नहीं होता है, संपत्ति जैसे अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता है। महिलाओं को लोग एक उपभोग की वस्तु मानते हैं, या फिर जिस तरह से किसी वस्तु पे लोगों का एक अधिकार होता है, उसी प्रकार से पुरुष समाज में आज महिलाओं के ऊपर पुरुष का एक प्रकार से क्या है बच्चे, अधिकार है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जब विश्लेषण शुरू हुआ बच्चे, लोगों ने अपने अपने तरीके से जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना शुरू किया, समझाना शुरू किया गया, तो उत्तर आधुनिक युग जब शुरू होता है बच्चे, तो उसने सीधा बोला कि जो उदारवादी विचारधारा है, जो उदारवाद के द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एनालाइज किया गया, वो भी एक अधूरा विश्लेषण है, कंप्लीट एनालाइज नहीं हो पाया। रियलिज्म्स ने यानी यथार्थवाद ने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया, उसे भी एक प्रकार से अधूरा माना जाता है। क्यों अधूरा माना जाता है? क्योंकि जो अध्ययन आपने जो किया था उसमें सामाजिक और ऐतिहासिक जो पहलू होते हैं बच्चे, उसको टोटली आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं को आधार बनाकर अगर चीजों का अध्ययन नहीं किया जाता है, तो उत्तर आधुनिक युग मानता है कि वो अध्ययन जो है वो एक अधूरा अध्ययन है, मतलब एक पार्शियल आपने स्टडी की है, इनकम्प्लीट वो एक स्टडी मानी जाती है। तो लिबरलिज्म में भी यही हुआ बच्चे। लिबरलिज्म ने मनुष्य को एक भौतिक मान लिया कि मनुष्य जो है भौतिक चीजों से खुश होता है। यथार्थवाद ने पूरा का पूरा संघर्ष पे बातचीत किया बच्चे। ठीक है, संघर्ष क्यों होता है उस पर यथार्थवाद ने कभी कोई अध्ययन करके अपना परिणाम नहीं दिया था कि संघर्ष क्यों हो रहा है। संघर्ष में उसने एक स्वार्थ को कारण बताया था, जबकि संघर्ष के पीछे एक सामाजिक कारण भी हो सकता है, कि ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है संघर्ष का। सिर्फ मनुष्य के स्वार्थ के वजह से संघर्ष तो होता है, एक कारण ये है, लेकिन इसके अलावा और भी कारण होते हैं बच्चे। यथार्थवाद ने बोला कि मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया, वो अध्ययन पूरी तरह से वैज्ञानिक है, वस्तुनिष्ठ है। उसमें भी देखा गया कि कमियां हैं। जो क्रिटिकल थ्योरीज ने भी एक तरह से आलोचना उसकी की थी, और सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जब तुम लोगों ने पढ़ाया था मैं, तो उसमें भी मैंने बताया था कि बच्चे किस तरह से यथार्थवाद की आलोचना की जाती है। मार्क्सवाद भी बोलता है कि मैंने भी जो अध्ययन किया वो भी वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, जबकि उसकी भी एक प्रकार से आलोचना की जाती है नव मार्क्सवाद के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे बोलता है कि आर्थिक कारण ही सभी चीजों का आधार थोड़ी होता है। कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण एक आर्थिक हो सकता है, ऐसा मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अन्य दूसरे और भी कारण हो सकते हैं बच्चे। आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो हम जब समझते हैं बच्चे, जब इसमें हम लोग जब बात कर रहे हैं नारीवाद के अंतर्गत, तो समझ में आया कि जो पहला पॉइंट था बच्चे, वो मैंने तुम लोगों को समझाया कि उत्तर आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण हेतु परंपरागत दृष्टिकोण, उदारवाद एवं यथार्थवाद को अपर्याप्त मानते हुए सामाजिक एवं ऐतिहासिक पहलुओं के महत्व को भी क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उदारवाद में भौतिकतावादी व्याख्या हुई, यथार्थवाद में सुरक्षा और संघर्ष और राज्य केंद्रित अध्ययन किया गया। ठीक है, और चीजों को केंद्र बनाया ही नहीं गया बच्चे। तो ये चीजें जनरली से एक प्रकार से उत्तर आधुनिक युग के द्वारा क्या की जाती है, उसकी आलोचना की जाती है। 80 के दशक में आओगे बच्चे, तो नारीवादी विचारधारा प्रभाव में दिखने में आता है, शुरू होता है बच्चे। और जो नारीवादी विचारधारा है बच्चे, वो लैंगिक आधार पे एक विचारधारा है बच्चे। महिलाओं के साथ जो भेदभाव है, महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है बच्चे, वो लिंग के आधार पे है, जेंडर के आधार पे है, न कि सेक्स के आधार पे है बच्चे। ये ध्यान में रखना है तुम्हें। जैविकीय आधार पे क्या किया जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, महिलाओं के साथ सेक्स पे तो अंतर हम नहीं करते, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो लैंगिक आधार पे।
जहाँ पे हमने ये समाज में लैंगिक आधार पे भेदभाव कैसे किया कि पुरुष समाज ने ये बोला कि बाहर का जो सारा कार्य है वो पुरुष का काम है, कृषि करना, संपत्ति का निर्माण करना, महिलाओं का कार्य जो होता है वो घर तक होता है, और महिलाएं जो है वो एक प्रकार से क्या है, पुरुष पर निर्भर है। महिलाएं जो है एक प्रकार से कमजोर हैं, दयालु हैं, ठीक है, उनमें एक दया की भावना होती है। ये कहीं ना कहीं आधार महिलाओं को एक प्रकार से क्या करता है, कमजोर बनाता है बच्चे। तो महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है बच्चे, वो ध्यान में रखना कि लैंगिक आधार पे होता है, न कि सेक्स के बेसिस पर, ये ध्यान में रखना है बच्चे। और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था बच्चे, उस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो नारीवादी विचारधारा है, जो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी है बच्चे, वो एक वैकल्पिक सिद्धांत है, एक ऑप्शनल थ्योरीज है बच्चे, एक ऑप्शनल अप्रोच है वो एक तरह से, ठीक है। वैसे तो नारीवादी विचारधारा पे उतनी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अब होनी शुरू हुई। जो नारीवादी विचारक हैं बच्चे, वो मार्गेनथाउस के सभी 6 सिद्धांतों की एक प्रकार से क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ये ध्यान में रखना, आई बस समझ में। जो नारीवादी विचारक हैं बच्चे, जो नारीवादी विचारक हैं, मार्गेनथाउस के 6 सिद्धांत जो हैं बच्चे यथार्थवाद से संबंधित, उन सभी 6 सिद्धांतों का एक प्रकार से क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। आई बस समझ में। मार्गेनथाउस ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो व्याख्या की थी वो मानव के वस्तुनिष्ठ स्वभाव पे की थी, ठीक है। और यहाँ पे एक स्कॉलर हैं बच्चे, JMM टिकनर जो हैं, वो कहीं ना कहीं मार्गेनथाउस के 6 सिद्धांत की आलोचना करते हैं। और टिकनर ने ये बताया कि बच्चे मानव का स्वभाव जो है बच्चे, मानव स्वभाव पे मार्गेनथाउस ने बोला कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ मानव स्वभाव पे कर रहा हूँ। टिकनर ने ये बोला, मार्गेनथाउस के ऊपर आरोप लगाया कि आपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो व्याख्या की है बच्चे, वो मानव स्वभाव के आधार पे नहीं किया है, पुरुष स्वभाव पे किया है बच्चे। आई बात समझ में, क्योंकि मानव स्वभाव में पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो व्याख्या हो रही है टिकनर के अनुसार, मार्गेनथाउस को लेकर वो बोल रहे हैं टिकनर कि मार्गेनथाउस ने मानव स्वभाव के आधार पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या नहीं किया है, उन्होंने पुरुष स्वभाव के आधार पे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक प्रकार से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि मानव का स्वभाव थोड़ी होता है लड़ना झगड़ना, ठीक है, क्योंकि मानव में पुरुष भी आते हैं और स्त्री भी आती है बच्चे। मानव की जब बात होगी ना, हम जब मानव शब्द बोलते हैं बच्चे, तो मानव शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है, वो कोई संकुचित शब्द नहीं है। मानव में पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बोला जा रहा है कि संघर्ष है, तो सीधी सी बात है कि वैसे तो नौ यथार्थवादी भी मार्गेनथाउस पे आरोप लगाते हैं कि सिर्फ आपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का अध्ययन किया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग की भी बात होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मानव का स्वभाव स्वार्थपूर्ण हो और कुछ मानव जो हो वो स्वार्थपूर्ण नहीं हो। इस आधार पे एक प्रकार से टिकनर जो है वो मार्गेनथाउस के पहले सिद्धांत की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं बच्चे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है बच्चे। दूसरा है बच्चे, राष्ट्रीय हित को केवल शक्ति के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रीय हित को ना आप शक्ति के आधार पे परिभाषित मत करिए। तो मार्गेनथाउस ने क्या किया था कि जो राष्ट्रीय शक्ति है, सॉरी राष्ट्रीय हित जो है, नेशनल जो इंटरेस्ट है, वो किस पर आधार है बच्चे, किस पर आधार है, शक्ति पर आधारित है बच्चे। और उस समय शक्ति का मतलब जो था वो सैन्य शक्ति पे था बच्चे। इसलिए टिकनर क्या करते हैं, आलोचना कर देते हैं। शक्ति का मतलब परंपरागत यथार्थवाद में शक्ति का मतलब होता है सैन्य शक्ति, यानी मुझे अगर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना है, मुझे अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना, अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, तो मेरे पास सैन्य शक्ति। क्या मैं सैन्य शक्ति से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता हूं? तो बहुत सारे विचारकों ने आरोप लगाया कि नहीं, शक्ति जो है वो भी अपने आप में एक व्यापक शब्द होता है। आर्थिक शक्ति होती है, जनसंख्या एक शक्ति के रूप में होती है, आपका धर्म एक शक्ति के रूप में हो सकता है, आपकी संस्कृति एक शक्ति के रूप में हो सकती है बच्चे। तो इस आधार पर उनके दूसरे सिद्धांत की भी क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। क्लियर हुआ? थर्ड जब आओगे बच्चे, तो शक्ति को प्रभुत्व के रूप में परिभाषित करने से सामूहिक उत्थान की भावना का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ये शक्ति को बच्चे ना अथॉरिटीज के रूप में देखते हैं बच्चे, मतलब शक्ति का मतलब प्रभुत्व। तो जब शक्ति को तुम प्रभुत्व के रूप में देखने लगोगे बच्चे ना, तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिद्धांत होता है ना बच्चे, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा बच्चे।
ठीक है ना। सामूहिक जो सुरक्षा की भावना है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शक्ति को अगर प्रभुत्व के रूप में हम देखना शुरू कर दें, ठीक है, शक्ति का प्रभुत्व के रूप में शक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर शक्ति को अपने प्रभुत्व के रूप में स्थापित कर दिया तो सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा है वो असफल होनी शुरू हो जाती है बच्चे, ठीक है। आई बात समझ में बच्चे। नेक्स्ट जब आओगे तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं और घटनाओं का नैतिक प्रभाव होता है। भाई जो भी पॉलिटिकल एक्टर होते हैं बच्चे, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं या जो भी घटनाएं होती हैं उसका एक नैतिक प्रभाव भी पड़ता है। जबकि यथार्थवादी विचारक बोलते हैं कि नैतिकता जैसी चीजों को तो हम महत्व ही नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसमें कहीं ना कहीं नैतिक चीजें होती है। नैतिक पतन बच्चे संघर्ष जैसी चीजों को क्या करता है, पैदा करता है। नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति, नैतिक रूप से करप्ट व्यक्ति वो गलत चीजों को प्रचलन में ला सकता है बच्चे, ये चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता होते हैं अगर वो नैतिक रूप में सही नहीं है तो उनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो नैतिक रूप में गलत ही होगा। जैसे अगर एक पॉलिटिशियन है बच्चे, ठीक है, एक क्रिमिनल आने वाले समय में एक पॉलिटिशियन बन जाता है तो राजनीति में वो किस तरह की चीजों को बढ़ावा देगा, सहयोग और सामंजस्य को कि क्राइम और अपराध को बढ़ावा देगा। तो सिंपल से बच्चा अपराध को बढ़ावा देगा बच्चे, सिंपल सी बात होती है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर नैतिक होगा तो दूसरे की बात को धैर्य से सुनता है, विचार विमर्श करता है और फिर इसके बाद से किसी निर्णय पर एक प्रकार से क्या होता है बच्चे पहुंचता है। तो ये चीजें होती हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं नैतिक जैसी चीजें नैतिकता का तो प्रभाव देखा जाता है बच्चे। लास्ट पांचवा उसने बोला था बच्चे कि इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानव के सार्वभौमिक स्वभाव और नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या आवश्यक है, ठीक है। तो एक मानव का सार्वभौमिक स्वभाव, तो मानव का तो सार्वभौमिक स्वभाव होता ही नहीं है, ठीक है। मानव के स्वभाव हर समय एक जैसे नहीं रहते हैं बच्चे। हमने कल भी इस चीज को समझा था, परिस्थितियां बदलेंगी विचार बदल जाएगा, विचार बदलेगा तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आलोचना का कारण बनती हैं बच्चे। अगर राजनीति को अगर हम स्वायत्त कहने के दृष्टिकोण का मतलब ये होता है बच्चे, राजनीति एक स्वायत्त विषय है, तो कहने का मतलब ये है, खास तौर से नारीवादी विचारक राजनीतिक स्वायत्त पर ये आरोप लगाते हैं कि अगर राजनीति बहुत अधिक स्वायत्त होगी बच्चे तो कहीं ना कहीं वो पितृ सत्तात्मक सत्ता को बढ़ावा देती है। राजनीति का स्वायत्त होने का मतलब ये होता है बच्चे। और दूसरी चीजें जो महिलाओं का दृष्टिकोण होता है वहां पे राजनीति स्वायत्त अगर होगी तो राजनीतिक स्वायत्त में पुरुष का प्रभाव ज्यादा होता है बच्चे। राजनीति वैसे पुरुष कहते हैं कि राजनीति जो है वो हमारा विषय है, राजनीति जो करेगा वो कौन करेगा, पुरुष ही करेंगे, महिलाओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को तो घर के कार्य करने चाहिए, शिक्षक बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, लेकिन आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये अगर राजनीति को बहुत अधिक स्वायत्त कर दोगे बच्चे तो वहां पे पितृ सत्तात्मक पैट्रियाटिक अप्रोच क्या होने लगता है, समर्थन मिलना शुरू हो जाता है और महिलाएं जो महिला दृष्टिकोण होती है वो एक प्रकार से क्या हो जाती है, उपेक्षित हो जाती है बच्चे, ठीक है। और हर समय पुरुष जो है बच्चे वो पुरुष के चरित्र को एक शक्ति के रूप में हर समय क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कि पुरुष के पास जो है वो शक्ति है, और नारी को एक तरह से शक्ति विहीन के रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं आधार थे जिसके आधार पे नारीवादी जो विचारधारा है बच्चे वो कहीं ना कहीं इन चीजों की एक प्रकार से क्या करती है, आलोचना करती है। तो ये सबसे पहले जो भी नारीवादी विचारक थे, जेम टिकनर जो थे बच्चे, जे ए टिकनर जो थे, वो कहीं ना कहीं यथार्थवादी विचारधारा की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। मार्गेनथाउस के 6 सिद्धांतों की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। क्लियर हुआ इतना बच्चे आप लोगों को, ठीक है। जब आगे आओगे तो उत्तर आधुनिक सिद्धांत है बच्चे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण लैंगिक संदर्भ में करने पर बल दिया गया है। नारीवादियों ने यथार्थवाद की एक तरह से क्या की है, कड़ी आलोचना की है बच्चे, ठीक है। तो जो उत्तर आधुनिक जो सिद्धांत था बच्चे, जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज है बच्चे, उसने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन हो ना उसमें लैंगिक को भी आधार बनाइए, आप जेंडर को भी आधार बना के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या करें, आप अध्ययन करें बच्चे, ठीक है ना। अगर लैंगिक को आधार बना के आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं कर रहे हैं बच्चे तो वो अध्ययन एक प्रकार से अपूर्ण है, ठीक है, अधूरा है। आई बात समझ में। तो उत्तर आधुनिक युग में जो नारीवादी सिद्धांत था बच्चे वो कहीं ना कहीं यथार्थवाद की आलोचना करता है इसी आधार।
ठीक है। नारीवादियों के अनुसार जब देखोगे बच्चे, शक्ति राजनीति मूलतः पितृसत्तात्मक है, यानी जो शक्ति है बच्चे वो कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक है, और शक्ति की संकल्पना मूलतः पुरुषों से जुड़ी हुई है बच्चे। पुरुष में एक आकांक्षा होती है, पुरुष में एक एस्पिरेशंस होता है कि मुझे क्या करना है, शक्ति प्राप्त करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरह से कमजोर होना मूलतः बताया गया है, ठीक है। तो महिलाएं जो है वो एक प्रकार से उन्हें कमजोर के रूप में प्रदर्शित किया गया है, पुरुष के पास शक्ति होती है। तो इस चीज का एक तरह से नारीवादी विचारधारा के जो विचारक हैं बच्चे वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और दूसरी ओर बच्चे पितृसत्तात्मक को प्राथमिकता दी जाती है, और महिलाओं को दोयम दर्जे का, मतलब महिलाओं के साथ एक तरह का हमारा जो बर्ताव है वो बड़ा थोड़ा सा गलत है बच्चे। एक तरह से जो व्यवहार है महिलाओं को प्रति वो एक तरह का हमारा थोड़ा सा अलग ही होता है। यानी ये मानकर चला जाता है, पैट्रियाटिक सिस्टम में ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं बच्चे वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए बनी हुई है बच्चे, संतान उत्पन्न करने के लिए बनी हुई है। महिलाओं की जो भूमिका होती है समाज में भी उनकी भूमिका दोयम दर्जे की हो जाती है, और राज्य में भी उनकी भूमिका दोयम दर्जे की होगी। समाज में भी अगर उसे कहीं जाना है तो उसे अपने पति से पूछकर समाज में कहीं जा सकती है। वो अगर वो वोट करने भी जा रही है तो पति बताता है कि आपको वोट इस पार्टी को करना है। तो कहीं ना कहीं महिला के स्थिति को एक दोयम दर्जे पर लाकर क्या कर रहा है बच्चे, रख रहा है। ये नारीवादी विचारधारा के लोगों ने बताया था बच्चे, और इन्हीं चीजों की एक तरह से क्या की जाती है, मांग की जाती है। आई बात समझ में बच्चे? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब युद्ध और शांति को बच्चे, यानी पीस और वार को किस तरह से नारीवादी विचारक जो है वो समझाते हैं, ये हम समझेंगे। अब अगला जो हमारा उसी में नारीवाद में जो एक टॉपिक है बच्चे वो है युद्ध और शांति, यानी युद्ध और शांति के ऊपर नारीवादियों का क्या विचार है ये हमें समझना होता है, ठीक है। तो जो नारीवादी हैं बच्चे वो मार्गेनथाउस के विचारों को पूरी तरह से क्या कर देती हैं, मार्गेनथाउस के मान्यताओं को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, रिजेक्ट करती हैं, अस्वीकार करती हैं बच्चे, ठीक है। मार्गेनथाउस ने जो भी चीजें बताया था, उन्होंने बोला, मार्गेनथाउस ने जर्नलिस्ट बोला था कि बच्चे की जो मानव स्वभाव होता है वो आक्रामक होता है और शक्ति प्राप्त करने वाला होता है। ये मार्गेनथाउस ने बोला था इस तरह की चीजों को, ठीक है ना। लेकिन मानव के बारे में उसने बोल दिया कि पूरे मानव का स्वभाव होता है आक्रामक और शक्ति प्राप्त करने वाला। नारीवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं भाई, पूरे मानव का स्वभाव आक्रामक और शक्ति प्राप्त करने वाला नहीं होता है, सिर्फ मूलतः पुरुषों का स्वभाव है आक्रामक होना और शक्ति प्राप्त करना। ये किसने आरोप लगाया? नारीवादी विचारधारा के लोगों ने। किसके ऊपर? मार्गेनथाउस के ऊपर, ठीक है। मानव, जब भी मानव की बात होगी बच्चे तो नारीवादी जो है वो मानव में पुरुष और महिला दोनों को रखते हैं। झगड़ा करना किसको पसंद है, महिलाओं को ज्यादा या पुरुषों को ज्यादा, या दोनों को? हाँ? नहीं, अगर एक जवाब देना हो तो क्या जवाब दोगे? झगड़ा करना स्वभाव जो है, आक्रामक होना स्वभाव जो है वो सिर्फ पुरुषों का ही है या महिलाओं का भी होता है? आक्रामक और शक्ति प्राप्त पुरुषों का हो रहा है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, पुरुषों का और महिला, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हाँ पुरुषों का ज्यादा है, ठीक है ना, तुलनात्मक रूप में महिलाओं के, ठीक है। महिलाएं कम आक्रामक होती हैं, पुरुष कहीं ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से हाँ बच्चे, अब थोड़ा सा आदमी जर्नलिस्ट क्या होता है कि जैसे पुरुष जो है वो बहुत अधिक समाज में रहता है, ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा उसका समाज में जीवन बहुत अधिक व्यतीत होता है। तो वहाँ पे पुरुष जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता भी है और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उसके हर समय स्वभाव में देखोगे आक्रामकपन होता है। जैसे घर में पुरुष हैं और घर में महिलाएं हैं बच्चे, तो अगर महिला को कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रहा है उस घर से तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, लेकिन पुरुष जो है बच्चे वो उग्र हो जाएगा थोड़े से ही समय में। तो इस आधार पे बोला जाता है कि बच्चे जो पुरुष है वो काफी आक्रामक होगा, ठीक है। जैसे मेरी पत्नी से अगर गलती हो, मेरे से अगर पत्नी ने मेरे को लेकर अगर कुछ गलती की तो मैं उसके ऊपर गुस्सा कर जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया, ठीक है, उसे जरूर उस चीज से हर्ट हो रही है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है। ये खास तौर से व्यवहारिक रूप में यही दिखता है,
पर्सनली भी तुम देखोगी तो यही दिखेगा, महिलाएं उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं जितना जल्दी एक पुरुष करता है बच्चे। इसलिए जब आप मानव स्वभाव की बात करेंगे बच्चे, तो फिर तो वो गलत बात हो जाती है कि मानव स्वभाव ही आक्रामक है और मानव स्वभाव ही शक्ति प्राप्त करना होता है। हर एक महिला शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहती है, आर्थिक शक्ति प्राप्त, वो बस इतना चाहती है कि भाई मैं अगर घर के लिए कुछ कर रही हूँ, घर के लिए मैंने अपने परिवार में अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ तो उतना सम्मान मुझे उस परिवार से मिलना चाहिए जितना मैं दे रही हूँ, ये चीज होती है। और नहीं भी देते हैं तो भी वो रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन एक पुरुष को नहीं मिलेगा ना बच्चे, वो तुरंत क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए फेमिनिज्म स्कॉलर्स जो थे, नारीवादी जो विचारक थे, उन्होंने मार्गेनथाउस के मानव स्वभाव वाला जो आइडिया था ना, मान्यता था, उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। नारीवादियों ने आरोप लगाया कि पुरुष का स्वभाव होता है आक्रामक होना, गुस्सा करना, शक्ति प्राप्त करना, ठीक है, ये सभी मानव का नहीं होता। मानव में यानी पुरुष में ये ज्यादा चीजें होती हैं बच्चे, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। आगे जब आओगे बच्चे तो नीचे ही उसमें लिखा हुआ है कि उग्र नारीवादियों के अनुसार, उग्र मतलब दो तरह के नारीवादी जो विचारधारा है बच्चे, नारीवादी जो विचारधारा है उसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक तो उग्र एकदम विचारधारा और एक जो है ना वो उदार विचारधारा है। तो जो उदार नारीवादी है ना बच्चे, वो विचारधारा थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में लागू करना सही माना जाता है और संभव भी है। लेकिन उग्र नारीवादी जो विचारधारा है ना, उसके अनुसार अगर तुम चलना शुरू कर दोगे तो बहुत बड़ी समस्या कर देता। उग्र नारीवाद जो है वो तो एकदम पैट्रियाटिक सिस्टम के एकदम खिलाफ ही हो जाता है, ठीक है ना। उग्र नारीवादी जो विचारधारा है, उग्र जो नारीवादी है बच्चे, रेडिकल जो फेमिनिज्म है, वो तो एकदम पैट्रियाटिक के टोटली अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। वो पितृसत्तात्मक को खत्म करने की बात कर देता है। लेकिन जो लिबरल है बच्चे, लिबरल जो फेमिनिज्म है, उदार जो नारीवाद है, वो कहता है कि नहीं पैट्रियाटिक रहे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पैट्रियाटिक में हमें भी वो अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पैट्रियाटिक में पति को प्राप्त हो रहा है और जो पुत्र को प्राप्त हो रहा है। आई बात समझ में? लिबरल, हाँ बच्चे, अब जो उग्र नारीवाद है वो निजी क्षेत्र में एकदम किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। उग्र नारीवाद, जो उदारवाद है वो थोड़े मोड़े हस्तक्षेप को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। जो उग्र है वो तो बहुत बड़े लेवल पर एक परिवर्तन की मांग करते हैं, ठीक है। वो पूरा पलटने की बात कर देते हैं कि पैट्रियाटिक सिस्टम को खत्म कर दिया। पैट्रियाटिक सिस्टम आज का थोड़ी है बच्चे। महिलाओं की स्थिति अगर खराब है तो आज थोड़ी हुई है, 2-4 साल पहले से महिलाओं की स्थिति खराब, ये कई हजार वर्षों से ये चीजें चली आ रही है बच्चे। पोस्ट वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति हीन होनी शुरू हुई थी, 2ym दर्जे पे आनी शुरू हुई थी उत्तर वैदिक काल में। वो भी वैदिक काल है जब ऋग्वेद लिखा गया था, और उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद लिखे गए थे, वहां पे महिलाओं की स्थिति जो हो रही थी वो हीन होनी शुरू हुई। महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे कम करने शुरू किए गए और पुरुषों के अधिकार धीरे धीरे बढ़ने शुरू। जब मनुस्मृति लिखी गई बच्चे, उसमें तो और भी महिलाओं की स्थिति क्या कर दी गई, हीन कर दी गई। उसमें बोला गया कि जब एक लड़की होती है वो पिता पर निर्भर होती है, जब औरत बनती है वो, जब उसकी शादी होती है तो पति पर उसे निर्भर होना चाहिए, और जब वो बूढ़ी होती है तो उसे अपने पुत्र पे निर्भर होना चाहिए बच्चे। तो उसका तो अस्तित्व ही खतरे में पूरा पड़ जाता है कि हर समय उसे कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा है, कभी पिता के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, कभी पति के निर्भर होना पड़ रहा है, और पति नहीं है तो पुत्र के ऊपर क्या होना पड़ रहा है, निर्भर होना पड़ रहा है। तो मानव होते हुए तो उसका तो फिर अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व का मतलब ये होता है कि मैं खुद खड़ा हूं अपने पैरों पे, तो ये चीजें नहीं। और फिर तुम देखोगे कि भारत में जब उपनिवेशवाद था तो उस समय सती प्रथा में सबसे अधिक अगर बर्बर स्थिति थी, अमानवीय जो कार्य हो रहा था वो महिलाओं के साथ ही हो रहा था बच्चे, सती प्रथा में। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कराया, दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है सती प्रथा। वैसे तो राजा राम मोहन राय ने कानून बनाकर सती प्रथा को एक प्रकार से क्या कर दिया था, प्रतिबंधित करा दिया था, लेकिन पूरी तरह से मैं ब्राह्मणवादी, यानी जब तक देश में बच्चे धर्म को लेकर अंधविश्वास था ना, तब तक तो महिलाओं के साथ बड़े लेवल पर अत्याचार होता है। हाँ, शहरों में हो सकता है कि कम हो, अगर पुरानी मानसिकता रख रहे होंगे लोग जिनका अभी भी मानवीय चेतना का विकास नहीं हुआ होगा, तो आज भी महिला के साथ एक तरह से पढ़ा लिखा भी कर रहा होगा।
और एक पढ़ी लिखी फैमिली भी माना जाता है 21वीं सदी में। कम तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाओं की स्थिति बहुत सुधर गई है। महिलाओं की स्थिति उतनी सुधरी नहीं है। आपने वोट करने का अधिकार दे दिया, अभी भी महिलाओं का संपत्ति को लेकर अधिकार नहीं है। पति के संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, लेकिन पिता की संपत्ति पे पुत्री का अधिकार होगा नहीं होगा, ये चीज लेकर अभी भी बड़ा विवाद है बच्चे। आई बात समझ में? तो इन सारी चीजों का एक तरह से रेडिकल जो उग्र नारीवाद है बच्चे, वो बड़ा विरोध करता है बच्चे। महिलाएं जो है वो चाहती है कि मेरे शरीर और मेरे मन पर मेरा नियंत्रण होना चाहिए। आई बात समझ में? स्वतंत्रता का मतलब ये है। और जो नारीवादी विचारधारा इतना आगे जो बढ़ा था बच्चे, उसमें दो वेस्टर्न फिलोसफर का बड़ा योगदान है। एक तो जेएस मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है बच्चे, और जो बेंथम है। तो कहीं ना कहीं बेंथम के द्वारा 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट आ गया था, और जेएस मिल ने ये बोला कि महिला और पुरुष में, ठीक है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ना तो शारीरिक न तो बौद्धिक रूप में। ठीक है, जैसे हम क्या मानते हैं, पैट्रियाटिक सिस्टम में तो माना जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं, शारीरिक रूप में कमजोर, लेकिन अगर उनसे फिजिकल एक्टिविटी करा दिया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पुरुष के समान ही स्ट्रांग हो जाएंगे बच्चे। और बौद्धिक शक्ति उनकी पुरुषों के तुलना में कमजोर नहीं है। अगर उन्हें भी अवसर प्राप्त होता है तो उनकी भी बौद्धिक शक्ति का उतना ही विकास हो जाएगा जितना एक पुरुष का है बच्चे। आई बात समझ में? तो ये चीजें, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जर्नलिस्ट बच्चे, ठीक है, तो जो उग्र नारीवाद है बच्चे, उन्होंने माना कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध है बच्चे, उस युद्ध का कारण पुरुष है। ये कौन मानता है? उग्र नारीवादी विचारक मानते हैं। क्योंकि पुरुषों का स्वभाव है लड़ना, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो युद्ध है बच्चे, वो कहीं ना कहीं युद्ध जो है वो शासन में सत्ता को प्राप्त करने के लिए है बच्चे। सत्ता को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से क्या होता है, युद्ध होता है बच्चे। और इस वजह से जर्नलिस्ट क्या होता है कि युद्ध होता है। अगर महिलाओं को भी शासन की सत्ता में अगर भागीदारी दे दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शांति का निर्माण हो सकता है, ऐसा उग्र नारीवादी विचारक बोलते हैं बच्चे। लेकिन इनकी भी विचारों की आलोचना की जाती है। ठीक है, ऐसे कई महिला पॉलिटिकल लीडर हुई हैं जिनके समय में युद्ध जैसी घटना घटित हुई है और हुई भी है बच्चे। चाहे वो इंदिरा गांधी हो या मार्गरेट थ्रेचर हो, उनके समय में इस प्रकार की घटनाएं हुई। पॉलिटिकल लीडर चाहे महिला हो या पुरुष हो बच्चे, युद्ध जैसी चीजें हो जाती हैं। तो उग्रवादी जो नारीवादी विचारधारा है, उसका बड़े लेवल पर एक तरह से क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जो फेमिनिज्म से बच्चे, वो मानते हैं कि युद्ध में अगर सबसे अधिक किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, नारीवादियों के अकॉर्डिंग, फेमिनिज्म के, हेलो, हाँ बच्चे, आ जा रही है, ठीक है।